आधी रात को मैं घर लौट रहा था। लिफ्ट में मेरे साथ एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी कलाई पर एक चांदी की चेन बंधी थी। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। उसे लगा कि मैं डर गया हूं, तो वह हंसते हुए बोली, डरो मत, मेरा सैम्योइड कुत्ता बहुत प्यारा है। मैंने एक सेकंड के लिए रुककर उसे देखा, फिर सोचा, अरे कुत्ता कहाँ है? मैंने उसकी कलाई की तरफ देखा तो चांदी की चेन का सिरा खाली था। लॉक खुला हुआ था और वहां एक भी बाल नहीं था। उसने झटके से लिफ्ट का ओपन बटन दबाया और अपना सिर बाहर निकालकर कॉरिडोर में चिल्लाई, स्नोबॉल स्नोबॉल वापस आ जाओ। कॉरिडोर में सन्नाटा था। उसकी आवाज सुनकर बस सेंसर वाली लाइट जल उठी। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। क्या तुमने एक सफेद सैम्योइड देखा? बहुत बड़ा, बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसा, बहुत प्यारा है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी तो तुमने तारीफ की ही थी। उसने मुझे गुस्से में घूरा, लेकिन मेरी एक कमजोरी है, किसी खूबसूरत लड़की को रोते हुए देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो ऐसी वैसी रोने वाली नहीं थी, वो वाकई परेशान थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, तुम ऊपर ढूंढो, मैं नीचे देखता हूं। मैंने लिफ्ट का दरवाजा पकड़ लिया और कहा, व्हाट्सएप वी-चैट एक्सचेंज कर लेते हैं, मिलने पर लोकेशन भेज देना। उसने आधी सेकंड हिचकिचाहट के बाद मेरा नंबर ले लिया। उसका नाम था 12वीं फ्लोर पर कुत्ता ढूंढने वाली। मैं 10 नंबर हूं, 28 साल का। एक मीडियम लेवल की विज्ञापन कंपनी में प्लानर हूं। मेरा प्रोबेशन खत्म होने में 2 हफ्ते बचे हैं। मैं इसी पुरानी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर रहता हूं। मेरी सोशल लाइफ मेरी सेविंग्स जितनी ही है, बस काम चलाओ। यहाँ ना बालकनी है और न ही कुछ खास, लेकिन ऑफिस के पास होने की वजह से ये मेरे लिए बेस्ट है। तो आधी रात को किसी अनजान लड़की के साथ कुत्ता ढूंढना मेरी सोशल कैपेसिटी से बाहर था। लेकिन मेरी माँ अगर जान जाती कि मैंने किसी सुंदर लड़की को रोते हुए देखकर मदद नहीं की, तो वह गांव से आकर मेरी टांगें तोड़ देती। मैं 14वीं मंजिल से फायर स्टेयर्स से नीचे उतरने लगा। हर फ्लोर पर सेंसर लाइट जलाने के लिए मुझे ताली बजानी पड़ती थी और पूरी बिल्डिंग में ताड़ ताड़ की आवाज गूंज रही थी। तीसरी मंजिल के पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा, आधी रात को यह क्या ड्रामा है? मैंने सोचा समझाऊं कि कुत्ता ढूंढ रहा हूं, पर आधी रात को यह बहाना किसी को हजम नहीं होता। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मेरा फोन बजा। 12वां फ्लोर वाली का मैसेज था, कहां हो? मैंने कहा, नीचे बाहर निकल रहा था। उसने लिखा, मैंने पूरी छत छान ली, नहीं मिला। मैंने सोचा यह बिना बताए छत पर कैसे गई। उसने लिखा, तुम छोड़ो मैं कैसे गई, बस जल्दी ढूंढो। स्नोबॉल बहुत डरपोक है। आखिरी मैसेज ने मुझे अजीब सा दुख दिया, कुत्ते के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए जो आधी रात को छत पर रो रो कर उसे ढूंढ रही थी। मैं बाहर निकला और पूरे कॉम्प्लेक्स का चक्कर लगाया। आधी रात को टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स के नीचे परछाइयां डरावनी लग रही थीं। मैं झाड़ियों में, कूड़ेदान के पास, सब जगह देख आया। तभी मुझे पास के कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। स्टोर का शटर बंद था, लेकिन बाहर सीढ़ियों पर एक बड़ा सफेद कुत्ता लेटा था। चांदनी में उसके बाल चमक रहे थे। उसके मुंह में एक प्लास्टिक की थैली थी। मैं पास गया तो देखा, वह मेरा खाना था। मैं 11:30 तक ऑफिस में था। मैंने 100 वेजिटेबल फिश और राइस ऑर्डर किया था। कुत्ता न सिर्फ मेरा पार्सल ले आया, बल्कि उसने उसे खोल भी दिया था। आधा खाना बिखरा हुआ था, ग्रेवी जमीन पर गिरी थी। मैं उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। उसने अपना सिर उठाया, मुंह पर चावल लगा था और वह अपनी पूंछ ऐसे हिला रहा था जैसे कह रहा हो, तुम आ गए। मैंने टेस्ट किया, काफी अच्छा था। मैंने एक मैसेज टाइप किया, मिल गया, नॉर्थ गेट वाले स्टोर पर है। एक बुरी खबर है, तुम्हारी बेटी ने मेरा खाना खत्म कर दिया, थोड़ा चखा भी है। 30 सेकंड बाद तेज कदमों की आहट सुनाई दी। लियू रुयान, मुझे बाद में पता चला उसका नाम यह था, भागती हुई आई। उसके बाल बिखरे थे, ड्रेस पर छत की धूल थी। स्नोबॉल को देखते ही वह सब भूल गई और उसे गले लगा लिया। स्नोबॉल, तुम कहां थे? तुम्हें पता है, मुझे लगा था पुलिस को फोन करना पड़ेगा। स्नोबॉल ने उसे चाटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने जमीन पर पड़े खाने के पैकेट को देखा और हैरान रह गई। मैंने कहा, मेरा डिनर 28 रुपए का था, अब कुछ खास बचा नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि यह पूरी तरह तुम्हारे कुत्ते की गलती है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है और बहुत नींद आ रही है। उसने अपने होंठ भींचे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और हंसी दोनों थी। जब वह हंसी तो उसकी लाल आंखों में चमक आ गई। वो अचानक ही उस गुस्सैल डॉग मॉम से बदलकर एक ऐसी खूबसूरत लड़की बन गई जो आधी रात को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर हंसते हंसते झुक गई थी। उस हंसी ने मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रोक दी, बस एक पल के लिए। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, उसने कहा। स्टोर के अंदर से कुछ भी चुन लो। स्टोर बंद हो चुका है। अच्छा, तो कल ट्रीट दूंगी। ठीक है, मैंने कहा। वैसे भी तुम मेरी 100 वेजिटेबल फिश की कर्जदार हो। वह खड़ी हुई, एक हाथ में स्नोबॉल की चेन पकड़ी और दूसरे से अपने बाल ठीक किए। चांदनी में उसकी प्रोफाइल की लाइंस बहुत खूबसूरत लग रही थीं।
नाक की सीध और जुलाइन एकदम परफेक्ट। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। देखना बंद कर, 10 नंबर। अभी तुम्हारी पहचान 12वीं मंजिल वाली की डॉग सर्च टीम है, न कि 14वीं मंजिल का फालतू आशिक। मैं उस रात घर नहीं जा पाया, क्योंकि जैसे ही हम बिल्डिंग के गेट पर पहुंचे उसकी मां का वीडियो कॉल आ गया। रात का 1 बजे बज रहा था। मुझे बाद में पता चला कि लियो की मां की आदत थी, रात को कोई बात याद आए तो तुरंत कंफर्म करना है, चाहे सामने वाला सो रहा हो। लियो के शब्दों में कहें तो मेरी मां का कंट्रोलिंग नेचर और उनका नाटक, दोनों में कोई टाइम जोन नहीं होता। कॉल उठते ही स्क्रीन पर एक कर्ली बालों वाली महिला दिखी। बैकग्राउंड में एक आलीशान लिविंग रूम था। वह तेज आवाज में बोली, रुयान, मैंने अभी मिसेस झांग से बात की है। कल तुम्हें उस चेन झे से मिलना ही होगा। उसकी सालाना कमाई 8 लाख है, खुद की कार और घर है, इकलौता बेटा है, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे कुत्ते को भी रखने को तैयार है। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। लियू का चेहरा एक पल में जम गया। उसने मेरी तरफ देखा। वह नजर मुझे अच्छी तरह पता थी। यह क्लाइंट की वह वाली नजर है जब वे डेडलाइन से 3 घंटे पहले अचानक काम बदल देते हैं, निराश लेकिन शांत, क्योंकि उन्हें निराश होने की आदत पड़ चुकी है। फिर उसने एक ऐसी हरकत की जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी उंगलियों से मेरी आस्तीन पकड़ी और मुझे कैमरे के फ्रेम में खींच लिया। ये इतनी नेचुरल मूवमेंट थी कि मैं रिएक्ट तक नहीं कर पाया। मां, अब जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है। स्क्रीन पर लियू की मां 2 सेकंड के लिए सन्न रह गईं। फिर उन्होंने बहुत ही एफिशिएंसी के साथ मुझे स्कैन किया। ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड, लियू ने बिना पलक झपकाए कहा। अभी मेरे साथ कुत्ता ढूंढ रहा था। लियू की मां ने मुझे 5 सेकंड तक घूरा। दिखने में तो ठीक है, उन्होंने कहा। क्या काम करते हो? लियू ने अपनी उंगलियों से मेरी आस्तीन को हल्का सा दबाया, जैसे कोई इशारा हो या मदद की पुकार। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, एडवर्टाइजिंग प्लानर हूं, अभी प्रोबेशन पर हूं। लियू की उंगलियों ने मेरी आस्तीन को और कस दिया। मुझे नहीं पता मैंने प्रोबेशन क्यों कहा, बस शब्द अपने आप बाहर निकल आए। लियू की मां के चेहरे पर जटिल भाव आ गए। ये नफरत नहीं थी, बल्कि यह उलझन थी कि 8 लाख का पैकेज वाला लड़का चुनूं या प्रोबेशन वाला। ठीक है, उन्होंने अंत में कहा, कल तुम्हें चेन जैसे मिलना ही है। अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाना, देखते हैं उसमें कितना दम है। कॉल कटने के बाद कॉम्प्लेक्स में सिर्फ सन्नाटा था और स्नोबॉल के अपने पंजे चाटने की आवाज। लियू ने मेरी आस्तीन छोड़ी, आधा कदम पीछे हटी और बहुत ईमानदारी से मुझे देखकर कहा, सॉरी, चीजें तुम्हारी सोच से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। थोड़ी सी? क्या तुम कल फ्री हो? मुझे कल काम पर जाना है। शाम को? शाम को काम खत्म करूंगा। उसके बाद? उसके बाद मुझे डिनर करना है, जो आज रात तुम्हारे कुत्ते ने छीन लिया था। मैं तुम्हें खिलाऊंगी, उसने कहा। आमने सामने सफाई भी दे दूंगी। कुत्ता ढूंढने और इस परेशानी का मुआवजा समझ लो। मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर स्नोबॉल को देखा जो मेरे जूते के फीते चाट रहा था। ठीक है, मैंने कहा, पर एक शर्त है। क्या? तुम मेरे वीचैट का निकनेम बदल दो। अगली सुबह मेरी कलीग शालिंग ने मुझे देखते हुए कहा, तुम पूरी रात ऑफिस में थे या कुत्ता ढूंढ रहे थे? बात लंबी है। मैं समझाना नहीं चाहता था, क्योंकि सच ये होता कि मैंने आधी रात को एक अनजान खूबसूरत लड़की का कुत्ता ढूंढा और फिर उसने मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड बना लिया। ऑफिस में इसकी क्रेडिबिलिटी 0 है, भले ही वेब नोवेल्स में इस पर 3 लाख शब्द लिखे जा सकें। सुपरवाइजर लाओ जो ने मुझे मीटिंग रूम में बुलाया। साओ, मेरा नाम, एक नया प्रोजेक्ट है, पेट फ्रेंडली कम्युनिटी रिनोवेशन। क्लाइंट चेंगनन प्रॉपर्टी का कम्युनिटी ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तुम्हारा प्रोबेशन खत्म होने वाला है। अगर यह प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम्हारा परमानेंट होना तय है। मैं तुरंत सतर्क हो गया। ये 2 हफ्ते मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था, सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं, बल्कि कोई बड़ा इम्पैक्ट वाला प्रोजेक्ट। मीटिंग कब है? क्लाइंट आज दोपहर आ रहे हैं। तुम तैयारी करो, अभी प्लान बनाने की जल्दी मत करना, पहले उनकी जरूरतें सुनो। दोपहर के 2 बजे मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। लियू रोयान एक ग्रे ब्लेजर पहनकर अंदर आई। बाल बने हुए थे, मेकअप एकदम परफेक्ट था। वह बीती रात वाली रोती हुई लड़की गायब थी। उसकी जगह एक प्रोफेशनल महिला थी जिसका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। उसने रूम में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और जब उसकी नजर मुझ पर रुकी तो वह सिर्फ 1 सेकंड के लिए ठहरी, जैसे झील पर एक रेत का कण गिरा हो। फिर उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हाथ बढ़ाया। नमस्ते, चेंगनन प्रॉपर्टी कम्युनिटी ऑपरेशन से लियू रोयान। मैंने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों में हल्का सा दबाव था। वह बहुत सीधी बात करती थी। डील सिंपल है, तुम मेरी मां के अरेंज्ड मैच को हैंडल करने में मदद करो। मतलब चेन जे के सामने मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करो। ज्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल बिहेव करना ताकि शक ना हो। बदले में मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में फेयर चांस दूंगी। ध्यान रहे, यह फेयर चांस है,
कोई बैकडोर एंट्री नहीं। तो अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तो मुझे फेयर चांस नहीं मिलेगा। तुम्हें बेशक मिलेगा, लेकिन चेन जे इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स में से एक है। अगर उसे पता चला कि हमारा रिश्ता नकली है तो वह मेरी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होगा और साथ ही वह तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी दिक्कतें पैदा करेगा। वह बुरा आदमी नहीं है, बस उसे जीतने का बहुत शौक है। मैंने सोचा, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तब भी मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमारा इंटरेस्ट फिलहाल पूरी तरह से मैच करता है। मैंने अपना सिर झुकाकर कप में मौजूद बर्फ को घुमाया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं परफॉर्म करते करते कुछ गड़बड़ कर दूंगा? मेरी एक क्रिटिकल कमी है, जितना ज्यादा मुझे एक्टिंग करनी होती है उतना ही सच बोलने का मन करता है। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दी। यह वही मुस्कुराहट थी जो कल रात कन्वीनियंस स्टोर के बाहर थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नहीं, उसने कहा, तुम चाहे जुबान से कितने भी नॉनसेंस लगते हो, लेकिन काम के मामले में तुम काफी रिलेबल हो। तुम्हें कैसे पता? हम तो कल ही मिले थे। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें नीचे झुकाकर कप की दीवार पर जमी पानी की बूंदों को देखने लगी। उस वक्त मुझे लगा कि वह बस बात को अवॉइड करना चाहती है, लेकिन बाद में समझ आया कि वह कोई इम्पल्सिव फैसला नहीं था और न ही वह किसी अजनबी पर यूं ही भरोसा कर रही थी। उस कॉफी के कप ने उसके अंदर के उस सीक्रेट को छिपाए रखा जिसे वह अभी बताना नहीं चाहती थी। चेंजे, अब उसके बारे में क्या कहूं? अगर जिंदगी एक कार्ड गेम होती तो वो प्लेयर होता जो गेम शुरू होते ही सबसे अच्छे कार्ड पाता है और उसे बहुत स्टेबिलिटी के साथ खेलता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वह बहुत डिग्निफाइड, सभ्य है। आप उससे नफरत भी नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हो कि उसने आपको इसलिए नहीं हराया कि उसने पैसे खर्च किए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके कार्ड्स सच में आपसे बेहतर थे। 31 साल का इन्वेस्टर प्रतिनिधि, अच्छी फैमिली और लुक्स भी काफी डिसेंट। वह ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी जैसा हैंडसम दिखे, बल्कि उसे देखकर ही पता चल जाता है कि इस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। वह बहुत काम तरीके से बात करता है, हर सेंटेंस जैसे पीपीटी का कोई की पॉइंट हो, एकदम क्लियर। कभी कभी वह सही मौके पर ह्यूमर भी ले आता है। पहली मीटिंग लियू की मां द्वारा चुनी गई एक औसत दर्जे की कैंटनीज रेस्टोरेंट। चेन जे हमसे पहले पहुंचा था। उसने चाय ऑर्डर कर दी थी और लियू की मां के लिए कुर्सी भी खींच दी थी। पहले 10 मिनट उसने लियू रोयान की तरफ देखा तक नहीं। वह लियू की मां के साथ ही लगा रहा, हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टी से लेकर रिटायरमेंट इंश्योरेंस तक और इंश्योरेंस से लेकर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के इन्वेस्टमेंट वैल्यू तक। वह लियू की मां को इतना पसंद आ गया कि वह खिलखिलाकर हंसने लगी। ये बंदा एक बात बहुत अच्छे से जानता था, अगर किसी ऐसी लड़की को इम्प्रेस करना है जिस पर उसकी मां का कंट्रोल है, तो पहले उसकी मां को यकीन दिलाओ कि तुम वर्दी हो। फिर फाइनली उसने मेरी तरफ देखा। तुम रोयान के बॉयफ्रेंड हो? वह मुस्कुराई, एक बहुत ही विनम्र, बिना किसी अटैक वाली बल्कि काफी जेंटल मुस्कान। क्या करते हो? एडवर्टाइजिंग कंपनी, प्लानिंग का काम है। कौन सी कंपनी? शेंघाई मीडिया। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा है, शेंघे की एग्जीक्यूशन काफी फेमस है। वैसे मैंने जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है उनमें से 2 शायद आपके क्लाइंट्स ही हैं। यह सेंटेंस एकदम पिन पॉइंट प्रहार था। सुनने में यह एक तारीफ लग रही थी, लेकिन इसने पूरे माहौल को 1 सेकंड के लिए शांत कर दिया, क्योंकि हर कोई अपना कून ऑर्डिनेट फिर से रीसेट कर रहा था। वह क्लाइंट की क्लाइंट इन्वेस्टर थी और मैं अभी प्रोबेशन भी पूरा नहीं कर पाया था। लियू की मां ने मुझे देखा। उनकी आंखों में जो पहले लड़का ठीक ठाक है वाला भाव था, वह अब गिरकर 90% तक कम हो गया था। लियू रोयान ने मेज के नीचे मुझे हल्का सा टच किया। मुझे पता था कि उसका मतलब है कुछ बोलो, लेकिन ऐसे वक्त में मुझे उन फॉर्मल बातों को बोलने का बिल्कुल मन नहीं था। क्या बोलता कि भले ही अभी कंडीशन ठीक नहीं है, पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये बहुत डेस्परेट बेचारा लगता, या फिर ये कि पैसा सबसे जरूरी नहीं है, ये बहुत फेक लगता। इसलिए मेरी वो क्रिटिकल कमी फिर से उभर आई। जितना ज्यादा एक्टिंग की जरूरत थी, उतना ही सच बोलने का मन किया। चेंजे की कंडीशन वाकई बहुत अच्छी है, मैंने कहा, लेकिन मेरी एक ऐसी एडवांटेज, खासियत है जो चेंजे के पास नहीं है। पूरे टेबल पर सन्नाटा छा गया, यहां तक कि लियू की मां की चॉपस्टिक्स भी हवा में रुक गईं। मेरा स्नोबॉल के साथ रिश्ता बहुत गहरा है, मैंने कहा। कल जब मैं उसे ढूंढ रहा था तो उसने खुद मेरे पास आकर मेरा टेक अवे खाना पकड़ लिया था। किसी का कुत्ता चप्पल लाता है, कोई बॉल लाता है, लेकिन उसके कुत्ते ने खाना लाया। यह भरोसा मुझे नहीं लगता कि सालाना 8 लाख की सैलरी से खरीदा जा सकता है। 3 सेकंड तक सन्नाटा रहा और फिर लियू की मां हंस पड़ी। यह वैसी फॉर्मल हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हंसी थी जो उनसे कंट्रोल नहीं हुई। पहले नाक से एक झटके के साथ हवा निकली और फिर पूरा शरीर हंसते हंसते कांपने लगा।
तुम बच्चे काफी इंटरेस्टिंग हो। उन्होंने लियू रोयान से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या ये पहले स्टैंड अप कॉमेडी करता था? चेन जे के चेहरे पर एक हल्का सा चेंज आया जो बहुत ही माइन्यूट था। गुस्सा नहीं, बस एक ऐसी उलझन कि यह वेरिएबल हिस्सा तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था। लियू रोयान ने अपना सिर झुकाकर सूप पीना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसके कान लाल हो चुके थे। अगले 2 हफ्तों में मेरी लाइफ एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जैसी हो गई और हर थ्रेड में एक पावर स्ट्रगल चल रहा था। दिन में मैं प्रोजेक्ट बनाता। लियू की मांगें बहुत क्लियर थीं। पुरानी सोसाइटी में पेट फ्रेंडली रिनोवेशन, कुत्ते की वॉकिंग रूट, पेट एक्टिविटी एरिया, नेबरहुड पेट कोड और बजट प्रॉपर्टी के एनुअल बजट के 3% के अंदर। सुनने में बहुत प्रोफेशनल था, लेकिन सिंपल हिंदी में मतलब था, कम पैसों में ऐसा कुछ करो कि कुत्ता पालने वाले और न पालने वाले आपस में लड़ना बंद कर दें। मैं लियू रोयान के साथ सोसाइटी में फील्ड विजिट पर गया। नाम का साथ था, असल में वह स्नोबॉल को लेकर आगे चलती और मैं पीछे रिकॉर्डर और डॉग फूड संभालता, जो कि असलियत में डॉग फूड ही था। विजिट के दौरान एक कुत्ता पालने वाले अंकल ने हमें देखा और तुरंत एक एक्सपीरियंस्ड वाली मुस्कुराहट दी। नया जोड़ा है ना, सैम्यूएट भी प्यारा है। नहीं अंकल, हम। मिस्टर वांग ने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मेरे कंधे पर हाथ रखा। अरे, मेरी पत्नी भी शुरुआत में कुत्ते पालने से चिढ़ती थी, बाद में देखो 20 साल से साथ ठहला रहे हैं। बेटा, वाइफ को थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, याद रखना। लियू रोयान ने बगल में खड़े होकर खांसा, पर उसने इनकार नहीं किया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम नॉन एक्सप्रेसिव था, जैसे वह खुद से कोई अनरिलेटेड फाइल चेक कर रही हो, लेकिन उसके कान फिर से लाल हो गए। मैंने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी। मुंह से भले ही कुछ न कहें, पर कान कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी चीजें इन 2 हफ्तों में अनगिनत बार हुई। कुत्ता टहलाने वाली मिसेस ली ने पूछा कि हम बच्चा कब प्लान कर रहे हैं। मैं लगभग अपनी कॉफी से दम घुटने वाला था। कुरियर वाला लड़का श्याओ झांग समझा कि हम नए किराएदार हैं, तो उसने सीधे हमें कपल कुरियर कार्ड बनाकर दे दिया। वैसे भी एक ही बिल्डिंग में रहते हो, साथ में तेल पेट्रोल बचेगा। यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड ओल्ड लियू भी मुझे लियू मैम का वो वाला बंदा कहने लगा। मैंने 3 बार करेक्ट किया, लेकिन वह फिर भी वही बोलता। पर इन्हीं सब खिचड़ी वाले दौरों ने मुझे प्रोजेक्ट की असली नब्ज समझा दी। कुत्ता पालने वाले सिर्फ कुत्ता नहीं पालते। मिस्टर वांग और मिसेस ली, जो हर शाम बिल्डिंग के नीचे कुत्ते टहलाते हुए मिलते थे, नमस्ते करने वाले जान पहचान से, साथ में सब्जी खरीदने वाले दोस्त बन गए थे। एक यंग कपल, क्योंकि उन्होंने एक ही ब्रीड की बिल्लियां पाल रखी थीं, वे एक वीचैट ग्रुप से जुड़े और बाद में वे हर वीकेंड साथ खाना पकाने वाले फिक्स्ड फूड बडीज बन गए। कुरियर स्टेशन का श्याओ झांग उन 3 घरों के लिए बिल्लियों को खाना खिलाता है जो काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं। उसे तो यह तक याद है कि किस बिल्ली को किस फ्लेवर का कैन पसंद है। पालतू जानवर कम्युनिटी पर बोझ नहीं है, वे एक इनविजिबल धागा हैं जो एक बिल्डिंग में रहने वाले उन लोगों को जोड़ते हैं जो पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ऑफिस में बैठकर पीपीटी लिखते हुए आप यह सब नहीं लिख सकते। प्रोजेक्ट का रिव्यू शुक्रवार को तय था। बुधवार रात 11 बजे मैं घर पर अपने प्रपोजल का फाइनल वर्जन बदल रहा था, तभी चेन जे ने प्रोजेक्ट ग्रुप में एक मैसेज किया। इस रिव्यू के बारे में मुझे एक प्रोसीजरल प्रक्रियागत सवाल उठाना है। जहां तक मुझे पता है, पार्टिसिपेटिंग प्लानर मिस्टर 10 और क्लाइंट की हेड मिस लियू रोयान के बीच पर्सनल रिश्ते हैं। प्रोजेक्ट रिव्यू की निष्पक्षता के बेसिक सिद्धांतों के अनुसार मेरा सुझाव है कि मिस्टर 10 खुद को विड्रॉ करें या फिर किसी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी से रिव्यू करवाएं। शब्द बहुत विनम्र थे, लॉजिक एकदम टाइट था और असर डेडली। ग्रुप में पूरे 2 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। मैं फोन की स्क्रीन घूर रहा था, देख रहा था कि सीन का नंबर एक एक करके बढ़ रहा है। हर नंबर के साथ मेरे दिल पर पत्थर भारी होता जा रहा था। क्या वह सही है? प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो उसकी बात में कोई कमी नहीं थी। मेरा और लियू रोयान का सच में पर्सनल रिश्ता है, भले ही वह नकली है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, अक्सर साथ दिखते हैं, पड़ोसी हमें कपल समझते हैं। चेन जे के नजरिया से यह पक्का सबूत था। अगर मैं उसके प्रोजेक्ट में हिस्सा लूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्वार्थ का टकराव का विवाद तो होगा ही। सबसे बुरी बात यह थी कि उसने मेरी रिसर्च कर रखी थी। वह जानता था कि मेरा प्रोबेशन खत्म होने वाला है और वह जानता था कि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या मायने रखता है। उसने यह मैसेज इस टाइम पर भेजा। यह इम्पल्सिव नहीं बल्कि कैलकुलेटेड, सोची समझी चाल था। लाओ जो ने मुझे फोन किया। साओ,
तुम इस पर क्या सोचते हो? मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट चमक रही थी, कभी जलती कभी बुझती, बिल्कुल मेरे मन की हालत जैसी। जोगे, अगर मैं हट गया तो यह प्रोजेक्ट कौन करेगा? कंपनी कोई और भेजेगी। लेकिन तुम्हारा परमानेंट होने का मामला मैं जानता हूं। फोन रखने के बाद मैं बालकनी में काफी देर खड़ा रहा। नीचे सोसाइटी में कोई कुत्ता टहला रहा था। दूर से सैम्यूआइड के भौंकने की आवाज आई। पता नहीं यह स्नोबॉल था या नहीं। मेरा फोन बजा। ल्यू रोयान। मैंने चेन जे का मैसेज देखा। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं रिव्यू टीम को सब समझा दूंगी, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बचा लूंगी। मैंने कहा, नहीं। क्यों? अगर तुम मेरी तरफ से सिफारिश करोगी तो उसकी बात सच साबित हो जाएगी। उसे यही चाहिए, या तो मैं हट जाऊं या तुम मुझे बचाओ। अगर बचाया तो साबित हो जाएगा कि मैंने स्पोर्ट जान पहचान का इस्तेमाल किया है। पर मैंने टाइप किया, तुम प्रोसेस के हिसाब से रिक्यूजल खुद को अलग करना कि रिक्वेस्ट डाल दो। मेरे लिए मत बोलना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। मैसेज भेजा, फिर डिलीट कर दिया। दोबारा टाइप किया, फिर डिलीट किया। आखिरी में लिखे, मैं खुद देख लूंगा। कुछ चीजें आप किसी और को अपने लिए नहीं करने दे सकते, खासकर तब जब आप उस व्यक्ति के सामने यह साबित करना चाहते हो कि आप डिपेंडेबल, भरोसेमंद हैं। मैंने प्रोजेक्ट ग्रुप में एक मैसेज लिखा, 3 बार एडिट किया, वे सारे शब्द हटा दिए जिन्हें भीख मांगना समझा जा सकता था। मिस्टर चेन की चिंता मैं समझता हूं और रिव्यू प्रोसेस के प्रति उनकी गंभीरता का आभारी हूं। हर संदेह को दूर करने के लिए मैं ओपन रिव्यू की रिक्वेस्ट करता हूं। रिव्यू के दौरान पूरी प्रक्रिया टीम के सभी सदस्यों के लिए लाइव स्ट्रीम की जाए। मिस लियू रोयान सिर्फ रिक्वायरमेंट समझाने और प्रोसेस के गवाह के रूप में रहेंगी। वह फाइनल स्कोरिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। बाकी जज इंडिपेंडेंट स्कोरिंग करेंगे। रिव्यू के दौरान मैं और मिस लियू रोयान कोई भी प्राइवेट बातचीत नहीं करेंगे। अगर मेरा प्लान पास नहीं होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सेंड करने के बाद मैंने फोन टेबल पर उल्टा रख दिया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे 800 मीटर की दौड़ पूरी की हो। 3 मिनट बाद लियू रोयान का एक प्राइवेट मैसेज आया। सिर्फ 2 शब्द, ठीक है। 10 सेकंड रुकने के बाद उसने आगे जोड़ा, पर तुम्हें जीतना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए। शुक्रवार, रिव्यू मीटिंग। मीटिंग रूम में दर्जन भर लोग थे। 3 क्लाइंट्स की तरफ से, 2 इन्वेस्टर्स चेंजे सहित हमारी कंपनी के 4, 2 प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेटिव्स और एक बाहर से बुलाया गया थर्ड पार्टी कंसल्टेंट। लाओ झू कोने में बैठे थे। चाय का कप सामने था। चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चे का पेरेंट हो। लियो रोयान क्लाइंट्स वाली सीट पर बैठी थी, सिर्फ जरूरतों को स्पष्ट करने के लिए। उसने पूरे समय मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। चेन जे सामने बैठा था, टिप टॉप सूट में, सामने एक फाउंटेन पेन और लेदर बाउंड नोटबुक। उसका चेहरा विनम्र और निश्चित था। वह निश्चितता जो बताती है कि उसे रिजल्ट पहले ही पता है। मैं तीसरे नंबर पर था। पहले 2 प्लान्स, एक ने हाई एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाया, दूसरा पेट इकोनॉमी का कमर्शियल रास्ता। दोनों बहुत प्रोफेशनल थे। ऐसे लग रहे थे जैसे केस स्टडी की लाइब्रेरी से जल्दी जल्दी निकाले गए हों। अब मेरी बारी थी। मैं खड़ा हुआ, पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगाई। पीपीटी का पहला पेज खुला। कोई डेटा नहीं, कोई चार्ट नहीं, सिर्फ एक फोटो। आधी रात को कन्वीनियंस स्टोर के बाहर एक सफेद सैम्यूआइड सीढ़ियों पर लेटा है, मुंह में एक प्लास्टिक की थैली है। बैकग्राउंड में पुरानी बिल्डिंग की कुछ जलती बुझती लाइटें हैं। यह वही फोटो है जो मैंने स्नोबॉल को ढूंढते वक्त ली थी। पिक्चर धुंधली है, कंपोजिशन भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह सच है। 2 हफ्ते पहले एक आधी रात को मेरे पड़ोसी का कुत्ता लिफ्ट से भाग गया। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। मैं उसे ढूंढने में 1 घंटे से ज्यादा साथ था। आखिर में हमें वह स्टोर के बाहर मिला। यह कुत्ता इसलिए वहां पहुंचा क्योंकि उसे टेक अवे खाने की खुशबू आई थी। यह 6 फ्लोर दौड़कर पूरी सोसाइटी को पार करके सिर्फ सौर वेजिटेबल फिश के एक डब्बे के लिए आया था। किसी ने धीमी आवाज में हंसा। कुत्ते को ढूंढने के दौरान मैं सोसाइटी के हर फ्लोर और हर कोने में गया। मुझे एक बात समझ आई। अगले पेज पर एक मैप जो मैंने खुद बनाया था। उस पर अलग अलग रंगों से 6 वॉकिंग रूट्स, कंप्लेंट हॉटस्पॉट्स और पेट ऑनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन मार्क थे। इस सोसाइटी में 317 घर हैं, जिनमें से 89 पेट्स पालते हैं। लेकिन सोसाइटी में एक भी वॉकिंग रूट प्लान नहीं है, कोई पेट एक्टिविटी एरिया नहीं है, पेट्स को मैनेज करने के लिए कोई कम्युनिटी पार्क नहीं है। कुत्ता पालने वाले और न पालने वाले पिछले 3 सालों से एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। सोसाइटी मैनेजमेंट अपनी 40% एनर्जी सिर्फ इन छोटी मोटी लड़ाइयों को सुलझाने में खर्च कर देती है। लेकिन साथ ही साथ मैंने अगला पेज बदला। मिस्टर वांग और मिसेस ली, जो हर शाम
3 नंबर बिल्डिंग के नीचे कुत्ते टहलाते हुए फोटो दिखाई। 2 कुत्ते साथ में बैठे थे और 2 बुजुर्ग पास खड़े बातें कर रहे थे। 3 नंबर बिल्डिंग के अंकल वांग और आंटी ली, जो रोज कुत्ते टहलाने के कारण कभी बात नहीं करते थे, अब साथ में सब्जी खरीदने और खाना बनाने वाले पड़ोसी बन गए थे। कुरियर स्टेशन के श्याओ झांग उन 3 घरों के लिए बिल्लियों को खाना खिलाते हैं जो काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं। उसे तो यह तक याद है कि किस बिल्ली को किस फ्लेवर का कैन पसंद है। पालतू जानवर कम्युनिटी पर बोझ नहीं है, वे एक इनविजिबल धागा हैं जो एक बिल्डिंग में रहने वाले उन लोगों को जोड़ते हैं जो पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ये चीजें आप ऑफिस में बैठकर पीपीटी पीपीटी लिखकर नहीं ला सकते। आगे मेरा पूरा प्लान है। वॉकिंग रूट, एक्टिविटी एरिया का रिनोवेशन, नेबरहुड पेड कोड, कॉस्ट कैलकुलेशन और टाइम शेड्यूल। हर एक रूट पर मैं खुद पैदल चला हूं। मेरी पेन नोटबुक के ऊपर रुकी हुई थी। मेरा चेहरा एकदम शांत था। मेरे और क्लाइंट की हेड के बीच पर्सनल रिश्ते के बारे में पहले कोई रिश्ता नहीं था, अब भी नहीं है। मैं पहले अपना प्लान पूरा करूंगा और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उन्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत है। मीटिंग रूम में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कोई हंसा और उसके बाद बाकी सब भी हंसने लगे। लाओ झो ने सिर झुकाकर अपनी चाय पी, लेकिन मैंने देखा कि उनके होंठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। चेंजे के चेहरे पर एक पल के लिए लूजनेस आई। गुस्सा नहीं, बस एक ऐसी उलझन कि यह वेरिएबल हिस्सा तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था। रिव्यू का रिजल्ट इंडिपेंडेंट स्कोरिंग पर था। ल्यूरुयान का स्कोर सिर्फ नीड मैचिंग के लिए था, उसे फाइनल रैंकिंग में नहीं जोड़ा गया। उसे हटाने के बाद भी मेरा प्लान ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 पर था। मीटिंग खत्म होने के बाद चेंजे ने मुझे कॉरिडोर में रोका। प्लान वाकई सॉलिड है, उसने कहा। मैं अपनी पिछली आपत्तियां वापस लेता हूं। वह थोड़ा रुका और मुझे देखा। पर क्या तुम वाकई उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? चेंगे, फिलहाल तक मेरी पहचान बस 12वीं मंजिल का पड़ोसी और इस प्रोजेक्ट का प्लानर है। तो मतलब मेरी सारी चिंता बेकार थी? बेकार भी नहीं थी, मैंने कहा। आपकी आपत्तियों ने मुझे और बेहतर करने के लिए मजबूर किया। उसकी लॉजिक के हिसाब से बराबर की जोड़ी ही एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। यह लॉजिक गलत नहीं है, बस रोमांटिक नहीं है। और मैं तो वह इंसान हूं जो अपना टेक अवे तक नहीं बचा सका। रोमांस ही अकेली ऐसी चीज है जिसे मैं अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इमोशनल किया वो मीटिंग के बाद की वही रात थी। लियो रोयान ने मुझे वीचाइट पर नीचे आने को कहा, बोली कुछ देना है। मैं नीचे गया तो देखा वह उसी कन्वीनियंस स्टोर के सीढ़ियों पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहां 2 हफ्ते पहले मैंने स्नोबॉल को ढूंढा था। स्नोबॉल उसके पैरों के पास लेटा था, पूंछ धीरे धीरे जमीन पर मार रहा था। उसके सामने 2 सेल्फ हीटिंग राइस के डब्बे रखे थे। सौर वेजिटेबल फिश ऑन राइस, उसने कहा, तुम्हारे लिए, जो उस रात स्नोबॉल ने खराब किया था ब्याज के साथ। ब्याज क्या है? ब्याज एक ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं पता। मैं उसके पास बैठ गया। स्टोर का शटर बंद था। स्ट्रीट लाइट हमारे ऊपर एक धुंधली पीली रोशनी डाल रही थी। स्नोबॉल ने खाने को सूंघा, पर इस बार उसे छुआ नहीं, बस लियू की टांगों के पास सो गया। पता है स्नोबॉल उस रात स्टोर पर क्यों भागा था? उसने कहा। क्योंकि उसने बाहर के खाने की खुशबू सूंघ ली थी, मैंने कहा। वही जो मैंने उस दिन कहा था। वह थोड़ा रुकी, स्नोबॉल के सिर पर हाथ फेरा। 1 महीने से ज्यादा पहले एक रात मैं बहुत लेट ऑफिस से लौटी थी। घर पहुंचते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं स्टोर के बाहर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस समय स्टोर बंद होने वाला था। शेल्फ पर बस आखिरी एक पैकेट गरम खाना बचा था। मेरी चम्मच रुक गई। एक लड़का मेरे आगे लाइन में था। वो खाना वैसे तो उसका था, लेकिन उसने मुझे देखा, खाना वापस रखा और मेरी तरफ खिसका दिया। उसने कहा कि उसके घर पर इंस्टेंट नूडल्स पड़े हैं। चांदनी बहुत शांत थी। जब वह वहां से गई थी, स्नोबॉल उसके पीछे भागा था और उसके कपड़ों को सूंघा था। स्नोबॉल अजनबियों के साथ ऐसा नहीं करती, वह बहुत रिजर्व्ड है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें वह अपना मान लेती है। उसने मेरी तरफ देखा। मैं उस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। सिर नीचे करके खाना खा रही थी, चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। बस याद था कि वह हमारी सोसाइटी में रहता है और उसने भी सौर वेजिटेबल फिश राइस ही लिया था। स्टोर की लाइट बंद हो गई। पूरी सड़क पर सिर्फ चांदनी और दूर की बिल्डिंगों की जलती बुझती लाइटें बची थीं। उसने आगे कहा, इसलिए लिफ्ट में जब तुम्हें देखा तो मुझे पक्का यकीन नहीं था। जब तक स्नोबॉल तुम्हारे ऊपर नहीं कूदा और स्टोर के बाहर उसने तुम्हारा खाना नहीं पकड़ा, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह वाकई तुम हो। मुझे याद आया, उस रात स्टोर में आखिरी पैकेट। मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वह अपने बैग में फोन ढूंढ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे।
मैंने उसके लिए पेमेंट कर दिया और खाना उसके लिए छोड़ दिया। फिर मैं घर जाकर मैगी बनाकर शो देखने लगा, बिल्कुल परवाह किए बिना। मैंने उसे पहचाना ही नहीं था। उस दिन उसने मास्क पहना था, बाल खुले थे, एक पुरानी सी हुडी पहनी थी। बाद में लिफ्ट वाली लियू रोयान, जो बाल बांधकर एकदम कूल और प्रोफेशनल दिखती थी, से वो बिल्कुल अलग थी। तो लिफ्ट में जब उसने मुझे कुत्ता ढूंढने को कहा तो वो अचानक लिया गया फैसला नहीं था। और जब उसकी मां ने वीडियो कॉल पर मुझे स्क्रीन पर खींचा तो वो भी कोई रैंडम एक्ट नहीं था। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा काम रिलेबल लगता है क्योंकि तुमने मुझे एक रिलेबल काम करते हुए देखा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ा राइस का डब्बा देखा। हीटिंग की भाप ऊपर उठ रही थी। मेरी नजरें धुंधली हो रही थीं, शायद भाप की वजह से या शायद कुछ और। तो लियू रोयान को कभी फेक बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं थी। उसने तो 1 महीने तक इंतजार किया था, तब जाकर वह श्योर हुई। वह मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। उसने 1 महीने पहले ही उस इंसान को याद रखा था जिसने अपना खाना उसे दे दिया था, और मुझे आज रात को पता चला। इसलिए मैंने अपना गला साफ किया, हालांकि गला ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज से भर गया हो। क्या तुम्हें अब भी बॉयफ्रेंड की जरूरत है? तुमने मीटिंग में कहा था ना, मीटिंग खत्म होने के बाद पूछना। मीटिंग खत्म हो गई तो पूछो। लियो रोयान जी, क्या आपको बॉयफ्रेंड की जरूरत है? उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। ये मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहली बार स्टोर के बाहर थी, और न ही वैसी जैसे मीटिंग में थी। ये बहुत हल्की, बहुत छोटी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई इंसान जिसका इंतजार लंबे समय से था आखिरकार पूरा हो गया हो। उस सवाल का जवाब जिसका उसे पहले ही पता था। अब जरूरत नहीं है। वापस लौटते समय हम फिर से उसी लिफ्ट में थे। वही रोशनी, वही बटन। बस एक बदलाव था। उसके हाथ में कुत्ते की चेन अब मजबूती से बंधी थी और उसका दूसरा हाथ मेरे हाथ में था। लिफ्ट 12वीं मंजिल पर रुकी। टिंग, एक टिंग की आवाज हुई। लिफ्ट खुली। वह आधे कदम बाहर निकली और पीछे मुड़कर मुझे देखा। तुम तो 14वीं मंजिल पर रहते हो ना? मैं तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे तक छोड़ने आया हूं। वह लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ी रही और कुछ देर तिरछी नजर से मुझे देखती रही। कॉरिडोर के आखिरी छोर से आ रही स्ट्रीट लाइट, उसकी साइड प्रोफाइल और उसके हल्के से उठे हुए होंठों की मुस्कान को उभारे हुए थी। 10 नंबर। हाँ, इस बार जो खोएगा जिम्मेदारी उसी की होगी। स्नोबॉल हमारे पैरों के पास इधर उधर घूम रहा था। उसकी पूंछ ने मेरी पैंट पर सफेद बाल झाड़ दिए थे। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमारे पीछे लिफ्ट का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। बाद में मुझे कुछ बातें पता चलीं। पहली, प्रोजेक्ट रिव्यू के नीड मैचिंग स्कोरिंग टेबल पर लियू रोयान ने मुझे पूरे ग्रुप में सबसे कम 84 नंबर दिए थे। वह स्कोर फाइनल रैंकिंग में नहीं जोड़ा गया था, बस प्रोसेस की रिकॉर्ड कीपिंग के लिए था। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरा प्लान खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डरती थी कि अगर 1 नंबर भी ज्यादा दिया तो लोग उस पर फेवर करने का आरोप लगाएंगे। बाद में जब उसने रेफरेंस स्कोर हटाया तब भी मेरा ओवरऑल स्कोर नंबर 1 ही था। उसने बाद में मुझे बताया कि जब वह उस पेपर पर साइन कर रही थी तो उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। मेरे प्रेजेंटेशन के समय से भी ज्यादा घबराहट उसे हो रही थी। दूसरी, लियू की मां ने उस डिनर के बाद घर जाकर अपने पति से एक बात कही थी। ये लड़का कैसा है ये तो नहीं कह सकती, लेकिन जब रुयान इसके साथ होती है तो वह खुलकर हंसती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाई स्कूल के दिनों में हंसा करती थी। तीसरी, ये मेरा अपना अंदाजा है जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। उस रात स्नोबॉल का लिफ्ट से भाग जाना सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि लियू रुयान ने मुझे लिफ्ट में आते देखा और वह एक पल के लिए शॉक में आ गई थी, जिसके कारण उसकी पकड़ ढीली हो गई। वह कहती है कि यह एक एक्सीडेंट था, और मुझे यकीन भी है, क्योंकि वह स्नोबॉल को इतना प्यार करती है कि वह उसकी जान कभी खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन मुझे यह यकीन नहीं है कि उसने मुझे दोबारा देखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं यह मानना पसंद करता हूं कि कुछ चीजें जो महज इत्तेफाक लगती हैं, असल में वह एक लड़की की कोशिश होती है जिसने पूरे 1 महीने का इंतजार किया ताकि वह दुनिया के सबसे भोले और सबसे मीठे कबूलनामे के पल को मुमकिन बना सके।